नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। नितिन नवीन बनाए गए भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष। पंकज चौधरी को चुना गया निर्विरोध। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बीजेपी का करारा पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कांग्रेस करती है वोट जिहाद का समर्थन। कोलकाता सॉल्टलेक स्टेडियम भगदड़ मामले में राज्यपाल का बयान, कहा इस घटना ने किया फुटबॉल प्रेमियों को बेहद शर्मिंदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया घटना पर दुख। ऑस्ट्रेलिया में हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर आतंकवादी हमला, 12 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भारत का पूरा समर्थन। और भारत ने पहली बार जीता स्क्वॉश विश्व कप। चेन्नई में खेले गए फाइनल में हांगकांग को दी शिकस्त। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल गया है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया। पंकज चौधरी निर्विरोध उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान समय में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी हैं। पंकज चौधरी के नाम का ऐलान होते वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी को कमल का झंडा सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ता भी जोश में नजर आए और ढोल नगाड़े बजाते हुए दिखाई दिए। पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंकज चौधरी अनुभवी कार्यकर्ता और नेता हैं और उन्हें कमान मिलने से कार्यकर्ता 2 गुने जोश से काम करेंगे। और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। और अब बात कांग्रेस की रैली की। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की रैली में आज चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला किया गया। कांग्रेस ने अपनी घुसपैठिया बचाओ रैली में अपना असली चेहरा दिखाया है। कांग्रेस कभी भी भारत और भारत की संवैधानिक संस्थाओं का मांगा नहीं करती थी, आज ये स्पष्ट हुआ है। कांग्रेस घुसपैठिया बचाओ आंदोलन में असफल रही और सफलता तभी होगी जब एसआईआर के माध्यम से इलेक्टोरल रोल परिष्कृत होगा। कांग्रेस कभी भी भारत और भारत की संवैधानिक संस्थाओं का मान नहीं करती थी, आज ये स्पष्ट हुआ है। असफल रैली थी घुसपैठिया बचाओ आंदोलन का, और सफलता तभी होगी जब एसआईआर के माध्यम से इलेक्टोरल रोल परिष्कृत होगा, उसकी सफाई। जनता उस रैली में नदारद थी, मगर कुछ मैंने भी टीवी में देखा, कुछ चैनलों ने न्यूज़ भी चलाया, कुछ इस प्रकार के नारे लगे हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक है। और कुछ इस प्रकार के वहाँ गेटअप में लोग आए थे, कोई किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, कैदी के रूप में दिखाया गया था, कोई पुलिस बन के आया था, घसीट के कैदी को लेके जा रहा था। यह भारतवर्ष की संस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्रहार है। हम इसका घोर आपत्ति करते हैं। बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ऑस्ट्रेलिया के बोंदाई बीच पर यहूदियों पर हमला किया गया। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल भी हैं। यहूदी लोग हनुक्का त्योहार मनाने के लिए बीच पर मौजूद थे जब 2 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब ही मौजूद पुलिसकर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को गोली मार दी।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी मारा गया, जबकि दूसरे हमलावर की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इस हमले को आतंकवादी हमला करार दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाकर किए गए जघन्य आतंकवादी हमले की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं भारत की जनता की ओर से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया की जनता के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है और भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का पूर्ण समर्थन करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नितिन नबीन जी ने एक मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। वह युवा और मेहनती नेता हैं जिनके पास संगठन का अनुभव है और बिहार में कई बार विधायक और मंत्री के तौर पर उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगन से काम किया है। वह अपने विनम्र स्वभाव और जमीनी स्तर पर काम करने के तरीके के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूत करेगा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई। और भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पटना में बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दी। इस दौरान पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया। तो भाजपा ने नितिन नबीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नितिन नबीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन रात परिश्रम करने वाले हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान है। कांग्रेस की रैली के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में हुई कांग्रेस रैली पर हमला बोला है। सिंधिया ने कहा कि जिन लोगों को देश में खोट दिखता है उनके लिए कोई जवाब नहीं, हमें देश बनाने का काम करना है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से जो लोग स्वयं चोरी करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा है। जिन लोगों को देश के अंदर खोट सदैव देखता है उनके लिए कोई जवाब नहीं, हमें देश बनाने का काम करना है। और जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे केवल जो स्वयं चोरी करते हैं उन पर प्रतिबंध प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी द्वारा लग चुका है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कहाँ है? जॉब पर हूँ। बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत
रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में विशेष फाउंडेशन कोर्स कर रहे इन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवत गीता के कर्म और धर्म के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने यूपीएससी द्वारा सक्षम अधिकारियों के चयन की सराहना करते हुए सार्वजनिक सेवा में जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। खबर पश्चिम बंगाल से। राज्यपाल सीवी आनंद बोस सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के इवेंट के दौरान हंगामा हुआ था। इस इवेंट में ऑर्गेनाइजरों पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। राज्यपाल ने इस इवेंट को सिस्टम की नाकामी करार दिया। और सीवी आनंद बोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में जांच कर रही गठित समिति से मुलाकात की है। इस घटना ने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों और कोलकाता के लोगों को बेहद शर्मिंदा किया है। भविष्य में इस तरह के आयोजनों के प्रबंधन के लिए एक मानक प्रक्रिया होनी चाहिए। The systemic failure, his visit has been messed up beyond description. The reasons behind this, how this could happen, what is the role and responsibility of the organizers, what is the role and responsibility of the government, particularly the police. I could also meet the committee which has been set up for this purpose, headed by a retired judge of the High Court, the Chief Secretary, Home Secretary and others in the picture. This incident, this single incident has brought untold shame to the football lovers everywhere, particularly those in Kolkata. A judicial inquiry into the matter. This I had pointed out immediately after the incident took place. Arrest of the organizers, not the organizers. Refund the ticket money paid by the public. कोलकाता के युवा भारतीय क्रीड़ांगन में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार मेसी के साथ कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। तो घटना के बाद शुक्रवार को विधाननगर पुलिस द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि मैदान के भीतर पानी की बोतलें ले जाने की अनुमति नहीं थी और आग जलाने से संबंधित कोई भी सामग्री लाने पर प्रतिबंध था। इसके बावजूद घटनास्थल से सामने आई तस्वीरें और वीडियो इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीरों में मैदान के भीतर बड़ी संख्या में पानी की बोतलें फेंकी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि आरोप है कि इन्हीं बोतलों को ऊंचे दामों पर बेचा गया। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब आग जलाने की सामग्री लाने पर रोक थी तो फिर सोफे में आग कैसे लगी। ये तस्वीरें पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज हो गई है। एक बार फिर से लौटते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि वो पुराने कार्यकर्ताओं से सीखते हुए संगठन और भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। 26 साल के उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराजगंज से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का आदेश दिया और एक ही पार्टी, एक ही संसदीय क्षेत्र में 7 बार सांसद बनने का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेरी ये नई जिम्मेदारी मेरी अब तक की सभी जिम्मेदारियों से अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के गौरवशाली कार्यकर्ताओं का स्नेह एवं समर्पण इस महान दायित्व के निर्वहन में मेरी मदद करेगी। और अब बात केरल के चुनावी नतीजों की। केरल स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से ईसाई बहुल क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि सीपीएम के खिलाफ मुस्लिम अल्पसंख्यक मतों का एकजुट होना
और अधिक स्पष्ट नजर आया। चुनाव परिणामों में भाजपा ने 26 ग्राम पंचायतों, 2 नगर पालिकाओं और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत हासिल की है। इसके अलावा पार्टी ने लगभग 1,500 ग्राम पंचायत वार्ड, 50 से अधिक ब्लॉक पंचायत वार्ड, 324 नगर पालिका वार्ड और 91 निगम वार्डों में जीत हासिल की है। भाजपा अब तिरुवनंतपुरम नगर निगम के साथ साथ पलक्कड़ और त्रिपुनिथुरा नगर पालिकाओं में सत्ता में आ रही है। पलक्कड़ में पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि त्रिपुनिथुरा में उसे 21 सीटें मिली हैं। कोडुंगलूर, वर्कला, शोरनूर और ओट्टापलम जैसे क्षेत्रों में भाजपा डबल डिजिट में पहुंचने में सफल रही। महत्वपूर्ण यह भी है कि एनडीए कई ऐसी नगर पालिकाओं में दूसरे स्थान पर रहा जो पहले एलडीएफ और यूडीएफ के अभेद्य गढ़ माने जाते थे। थोडुपुझा, अट्टिंगल, चेंगनूर और मवेलिकर्रा सहित कई क्षेत्रों में एनडीए ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कोट्टायम जिले में भाजपा ने 3 पंचायतों में सत्ता हासिल कर यह संकेत दिया है कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। आज भारत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहा है। यह ऊर्जा दक्षता के महत्व को रेखांकित करने, ऊर्जा संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु कार्रवाई के लिए लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की प्रगति को उजागर करने का अवसर है। तो इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है और इसका संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं, बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। ये भाव विश्व को दिए गए हमारी संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपलेट किया है, जिससे हमारा योगदान ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में मजबूत हुआ है और विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेट जीरो गोल्स की दिशा में भारत की प्रभुत्व भूमिका स्पष्ट हुई। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 भी प्रदान किए। कार्यक्रम में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली देश भर की सरकारी, निजी और सामाजिक संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी वाले उत्पादों को भी पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बात की है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। 2025 के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किए गए, जहां पर कि देश भर की संस्थाएं और उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण को लेकर विशेष प्रयास किए हैं, एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर विशेष प्रयास किए गए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं, कुछ अवार्डी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ऊर्जा बचत करना ही एक जरूरी मार्ग है जिसके कारण हम हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते, आने वाले दुनिया को एक हरित दुनिया, अच्छी दुनिया हम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स थे
जिसके कारण हमारी लाखों यूनिट्स बिजली की बचत हो गई थी। उत्तर प्रदेश मेट्रो को एनर्जी संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है और यूपी मेट्रो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हम सभी 26 शहरों में जहाँ पे मेट्रो चल रही हैं उसमें ट्रेन चलाने के लिए पर ट्रेन जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वो हमारी सबसे कम है। एलिवेटेड स्टेशन में हर जितनी बिजली कंज्यूम होती है उसमें भी हम सभी मेट्रो में सबसे कम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं और उसी तरीके से अंडरग्राउंड स्टेशंस में भी। राष्ट्रपति महोदया ने भोपाल डिवीज़न को, जो कि हमारा स्टेशन मियाना है, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक अवार्ड दिया है। तो बड़ी ही हमारे लिए, भोपाल डिवीज़न के लिए, भोपाल वासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोगों को अवार्ड पिछले 3 साल से मिल रहा है लगातार फॉर कंजर्विंग एनर्जी इन द सीलिंग फैन इंडस्ट्री। So that is a game of a motor technology we are having. So very glad to receive this award. सभी समय को भी बचाए, संकल्पों को भी बचाए और हमारी जो ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी, इसको भी हम बचाते चले। And it's a great opportunity और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि मैडम प्रेसिडेंट से हमें अवार्ड मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एज अ स्टार्टअप और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट बिकॉज वी हैव सेव्ड द नेशन एनर्जी ऑफ 13.2 kWh ऑफ पर टन ऑफ लिक्विड स्टील पावर एंड इट्स होल ईयर पावर कम्स टू द नोएडा टोटल फैसिलिटी कंजम्पशन ऑफ द पावर इज। लगातार गोल्डन जो है फर्स्ट प्राइज़ इन टेक्सटाइल सेक्टर और गुजरात से, सूरत से MSME है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री के लिए एनर्जी कंजर्वेशन एक सब्जेक्ट बहुत महत्व रखता है। ये वो संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने कि एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर काम किया है, विशेष रूप से ऊर्जा की बचत की है। ऊर्जा के संरक्षण को लेकर 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड दिया गया है। कैमरा में विनोद ऊर्जा के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है और इसके पुरस्कार भी दिए गए हैं, लेकिन इस दिवस का महत्व क्या है और भारत इसमें कहां तक काम कर चुका है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास विशेषज्ञ डॉक्टर विभा धवन जी, DG हैं टेरी की, वो जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका बात करने के लिए इस विषय पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो ऊर्जा संरक्षण दिवस हम आज मना रहे हैं, कई सारे लोगों को, व्यक्तियों को, संस्थाओं को पुरस्कृत भी किया गया है, भारत इस दिशा में कितना आगे बढ़ा है ऊर्जा संरक्षण को लेकर? क्योंकि कहते हैं कि ऊर्जा जो है उसको आप संरक्षित करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने उसका सृजन किया है। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा है जी, क्योंकि जैसे है, हम हर चीज के लिए बोलते हैं कि अगर आप कोई सेविंग करते हैं, आप चाहे हम सोलर की बात करें, किसी भी तरह से अगर हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो वो बिल्कुल एमिशंस के बिना नहीं हो सकती। और आप आज जैसे दिल्ली की हालत देख रहे हैं, ग्रैप 4 लगाया गया है, तो हम एक तरह से एफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं एनर्जी वेस्ट करना। और ये जो हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारे देश में ऊर्जा की हमेशा कमी रही है और हम फ्यूल्स इंपोर्ट करते आए हैं क्योंकि हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है, तो उसके मारे यहाँ पर ऊर्जा की कॉस्ट और देशों से ज्यादा रही है। और दो अब जो हम बात करते हैं रिन्यूएबल की, तो हम लेवल प्लेग्राउंड पे आ सकते हैं, या शायद हमारी उससे भी विश्व के हिसाब से कम होगी उसको बनाने के लिए खपत। लेकिन जब हम संरक्षण की बात करते हैं, और जो टेरी है, हमने तो बहुत साल पहले एनर्जी ऑडिट करना शुरू किया था कि हमको पता तो चले हम कहाँ एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप 10%, 20% एनर्जी कम खपत में लाते हैं तो वो 20% सीधा आपकी लागत में कम आता है, और दूसरी तरफ का जो हमारे इमिशंस हैं वो कम होते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए जो मनी सेव्ड या वो है वो हमेशा के लिए है। जो हमने ऊर्जा, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास कमी है ऊर्जा की, एनर्जी कॉस्ट दुनिया के मुकाबले थोड़ी ज्यादा की तरफ है, तो एफोर्डेबिलिटी लोगों की कम हो जाती है। और अभी भी जब हम हर गांव के हर जगह हम बिजली ले गए हैं, तो उसको 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए एनर्जी और ज्यादा चाहिए जी। तो कंजर्वेशन इज द एक तरह से संरक्षण उसका सबसे अच्छा तरीका है। डॉक्टर धवन, एक बात और है कि जो अपना देश
अपना देश जिस तरह से विकसित हो रहा है और जिस तरह 2047 के लिए लक्ष्य भी रखा गया है, इसमें जाहिर सी बात है कि ऊर्जा की अधिक जरूरत है। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमने ये भी देखा कि एक तरफ जहां तक पीएम सूर्य घर जैसी योजनाएं हैं, जो नवीनीकृत ऊर्जा है उसको उसका उत्पादन करती है पीएम सूर्य घर योजना, और दूसरी तरफ कुछ ही साल पहले तक की बात है जब बड़े बड़े बल्ब हुआ करते थे जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती थी, एलईडी जिस तरह से अपनाया भारत ने पिछले कुछ सालों में, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक संदेश है, एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत किस तरह से ऊर्जा का जो नवीनीकृत ऊर्जा है उसका भी उत्पादन कर रहा है और ऊर्जा की खपत को कम भी कर रहा है, संरक्षित भी कर रहा है। और एक और जो सरकार की उपलब्धि है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जी, तो बहुत कम, और वो हर अप्लायंस को एक तरह ग्रेडिंग देता है 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक। तो हम सबका भी एक तरह दायित्व बनता है कि 5 स्टार रेटिंग वाली चीज घर में लेके आए ताकि हम ऊर्जा कम से कम खपत करें। ठीक। और लोगों का माइंडसेट एक तरह से बदलना है, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि वो थोड़ी सी चीज अगर महंगी है तो मैं तो एक तरह बिजली का बिल पहले ही दे रहा हूँ, तो वो चीज नहीं है। उनको ये सोचना है कि हम सब एक ही देश के हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा, सबसे पहली चीज होती है वो एनर्जी पे खर्चा करना शुरू करते हैं। हम ही क्यों नहीं हो कि शुरू में जैसे घर में एसी तो होता ही नहीं था और अब हर कमरे में लोगों के एसी है, कार एयर कंडीशन नहीं होती थी, तो अब धीरे धीरे हम भी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी खपत बढ़ने वाली है। तो क्या हम उतनी प्रोड्यूस कर सकेंगे या हमको उस लाइफस्टाइल में रहना है लेकिन बिजली कम से कम इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल डॉक्टर धवन, जो आपने बात कही कि जाहिर सी बात है कि बी स्टार रेटिंग वाले आजकल 5 स्टार रेटिंग वाले आते हैं, वो अपने यहाँ पर आप उपकरण लाएं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है, और इसमें हम सभी की भूमिका बनती है, निश्चित रूप से सभी नागरिकों की भूमिका बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए डॉक्टर विभा धवन जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।